शुरुआत करते हैं और एफपीओ आखिर होता क्या है, कपिल समझना चाहेंगे आप ही से ही आसान भाषा में समझाएं एफपीओ का मकसद और एनसीडीएक्स का एफपीओ का साथ। ओके, देखिए जब भी हम इंडिया में एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि बहुत छोटा है साइज़, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, फार्म साइज़ छोटा है, फार्मर्स छोटा है और उसकी वजह से स्केलेबिलिटी नहीं आ पा रही है। उसकी वजह से फार्मर्स वो सब नहीं कर पा रहा जो एक बड़ी कंपनी या बड़ा फार्मर कर सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम शुरू किया कि क्यों नहीं हम ग्रुप ऑफ फार्मर्स को मिला के उनकी छोटी छोटी कंपनियां बनाई जाएं ताकि वो एज ए कॉरपोरेट मार्केट में जाके काम कर सकें, चाहे वो फार्मिंग हो कलेक्टिवली, चाहे वो इनपुट प्रोक्योरमेंट हो कलेक्टिवली और चाहे वो मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो। तो इस पर्पस को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफपीओ का स्कीम कुछ साल पहले शुरू किया और जो ग्रुप ऑफ फार्मर्स है उनको मिलकर उन्होंने उसका एक तरीके से कॉर्पोरेटाइजेशन यानी कि एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह किस तरीके से फार्मर्स काम कर सकते हैं वो किया। एक छोटी कंपनी होती है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्ट्रक्चर एक कंपनी की तरह होता है, बोर्ड होता है, सीईओ होता है और बहुत सारी एजेंसीज गवर्नमेंट ने अभी डेडिकेटेड किया हुआ है। अलग-अलग एफपीओस होते होंगे, कैसे हर जहाँ पे ये लोकलाइज्ड होता है, जैसे मैं यहाँ पे फार्मर हूँ और मेरे साथ 100 फार्मर और हैं तो हम मिलके एक कंपनी फॉर्म करते हैं जिसको हम एफपीओ बोलते हैं। अच्छा, फिर वो उस क्षेत्र में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं अपने लिए या कई बार बाहर के किसानों के लिए भी कर सकते हैं और कुल मिला के पर्पज़ यही है कि कैसे एक जोड़ के किसानों को उनकी स्केलेबिलिटी बढ़ाई जाए, उनकी नेगोशिएबिलिटी बढ़ाई जाए और उनका काम करने के तरीके को अपग्रेड किया जाए, क्योंकि साइज़ बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आप बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर प्रैक्टिसेस, बेटर नेगोशिएशन, बेटर बार्गेन मार्केट में जाके कर सकेंगे। तो ये तो पर्पज़ है एफपीओ का और धीरे धीरे अभी 25,000 के लगभग एफपीओज इंडिया में बन गई हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है एज ए कंट्री जहाँ पर हम छोटे फार्म साइज की छोटे फार्मर की बात करते हैं। और आप एनसीडीएक्स से कितने जुड़े हुए होंगे? देखिए एनसीडीएक्स ने कुछ साल पहले हमने ये एफर्ट शुरू किया क्योंकि इंडिविजुअल फार्मर्स को ट्रेडिंग के लिए लाना बिकॉज ऑफ जो भी मैंने इश्यू बोला बहुत मुश्किल था। जैसे ही एफपीओ बना हमने तुरंत डिसाइड किया कि हम इस सेगमेंट में अपने आप को एक्सपोज करेंगे और फार्मर्स को इस तरीके से लेके आएंगे। आज के तारीख में लगभग 500 से ऊपर एफपीओज यानी कि लगभग 600 मान के चलिए आप हमारे साथ डायरेक्टली जुड़े हैं, जो हमारे क्लाइंट हैं। जो ट्रेड करते हैं, जो एनसीडीएक्स के प्राइस को फॉलो करते हैं, डिपॉजिट देते हैं, डिलीवरी लेते हैं, ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं और भी जितनी रिलेटेड एक्टिविटीज़ है कहीं ना कहीं पे पार्टिसिपेट करते हैं। बट अगर आप इनडायरेक्टली देखेंगे तो शायद कई हज़ार एफपीओज हैं जो हमारे साथ इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं, जो एनसीडीएक्स की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती हैं, जो कंसोर्शियम ऑफ एफपीओज हैं जहाँ पे उनके एफपीओज मेंबर होते हैं, बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारी इन्फॉर्मेशन, फीचर्स के प्राइस, फीचर्स की ट्रेडिंग के बारे में उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ओके, थोड़ा सा मुझे, क्योंकि आपने 2-3 बार जवाब में कहा कि जो दिक्कतें उनको आती थी उनको सुलझाया गया है, स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई है, तो विश्वमोहन अनिल घनवट साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि एफपीओ के आने से पहले क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर किसानों को आती थी, क्योंकि ये किसानों का एक संगठन है जो बनाया जाता है। किस किस मोड़ पर उनको तकलीफ आती थी, दिक्कतें आती थी? कुछ बैकग्राउंडर अगर आप एफपीओ की शुरुआत होने का अगर हमें दे सके अनिल जी। पहली दिक्कत तो ये है कि लैंड होल्डिंग साइज बहुत कम हो गई है। अच्छा, तो कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करने के जो वॉल्यूम चाहिए वो वॉल्यूम एक इंडिविजुअल किसान नहीं दे सकता। तो वो उसके लिए ये, और दूसरी बात ये है कि इसमें ट्रेडिंग करने के लिए इंडिविजुअल फार्मर को जो गाइडेंस चाहिए वो नहीं मिल सकता था। एफपीओ के जरिए ये पॉसिबल हो सका है कि वो जितना प्रोडक्ट वॉल्यूम ट्रेडिंग के लिए चाहिए उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो एफपीओ द्वारा हो सकते हैं और ट्रेड करने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो एफपीओ, एनसीडीएक्स या कोई और संस्था के मार्फत से किसानों को दे के इसमें तैयार कर। तो ये कुछ चैलेंजेज है जो एफपीओज फेस कर रहे हैं। हमारे साथ योगेश द्विवेदी साहब भी हैं, बड़े एफपीओज यहाँ पे मध्य भारत एफपीओज से आते हैं। बड़े किसान का एक बड़ा तबका, बड़े लेवल पे किसान, बड़े स्केल पे उनके साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, आपको क्या लग रहा है, क्या क्या चैलेंजेज है खेती किसानी में? एफपीओज के लिए क्या चैलेंजेज है और उन्हें कैसे एफपीओज को वायदा बाजार के प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा सकता है ताकि जो वायदा का जो फायदा है, जो एग्री में खेती किसानी में जो रिस्क है वो कैसे कम किया जा सकता है? आप बताएं योगेश जी। जी नमस्कार साथियों। इनफैक्ट देखिए एफपीओ का निर्माण जो हुआ है वो उसका मेन जो उद्देश्य है
वो किसानों को, छोटे किसानों को बाजार से जोड़ना है। और अभी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किसानों को हम अच्छा बाजार कैसे दिला सकें। और ज़्यादातर जो एफपीओ है वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीगेशन कर रहे हैं और एग्रीगेशन करके वो कोशिश कर रहे हैं बड़े बाजार से जुड़ने का। लेकिन जो एक व्यवस्था पुरानी है जहाँ पे कि एक जो वेंडर्स हैं, जो ऑलरेडी एक सप्लायर्स हैं, वो एक सिस्टम सेटअप है और उस सिस्टम में नए ऑर्गेनाइजेशंस को, एफपीओस को आकर के और वहाँ कम्पीट करना प्लस डिलीवरी देना, तो वहाँ पे चुनौतियाँ हैं। पर्टिकुलरली फाइनेंस के इश्यूज है, जो सप्लाई चेन एक एस्टेब्लिश्ड है काफी समय से, उसको ब्रेक करना, उस तरह के चैलेंजेस है। तो मेरे को लगता है ऐसे समय में हमें जो मार्केटिंग के ज्यादा एवेन्यूज की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा बास्केट ऑफ चॉइस जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, कि हमें ज्यादा से ज्यादा अवसर चाहिए बाजार के। और उसमें जो है ये प्लेटफॉर्म हो, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है या ई मार्केटिंग के जो प्लेटफॉर्म है जिसमें एनसीडीएक्स जैसे प्लेटफॉर्म, ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि पिछले साल से तो चूंकि बंद है अभी वायदा बाजार दलहन और तिलहन में, पर इसके पहले हम लोगों ने इसमें काफी सारी एफपीओ मध्य प्रदेश में हम लोगों ने 15 से 20 करोड़ रुपए का व्यवसाय हमने मध्य भारत ने खुद किया था। और इससे हमें एक ऑप्शन था कि हम अपने प्राइस को फिक्स कर लेते थे। हमारे पास जब मार्केट का जो क्रैश होता है, उस तरह की सिचुएशन से हम अपने किसानों को बचा सकते थे। तो ये तरह के जो है अल्टीमेटली एफपीओ का उद्देश्य तभी पूरा हो पाएगा जबकि इस तरह के ज्यादा से ज्यादा मार्केट एवेन्यूज जो है वो खुलेंगे और वो एफपीओस को उसमें काम करने का मौका मिलेगा। योगेश जी, एक और सवाल मेरा आपसे होगा। आपने कहा कि तेल तिलहन कई सारे वायदा बंद हो गए, जो मस्टर्ड, सोयाबीन, सोया तेल की आप बात कर रहे थे, उससे अब वो नहीं होने से आप वो रिस्क को कैसे कम करने के लिए और कौन कौन से आपके पास उपाय हैं या बिल्कुल नहीं है, आपने ओपन पोजीशन को छोड़ रखा है? अभी तो देखिए बिल्कुल ओपन है सब कुछ। और इस बार अभी देखिए सोयाबीन में भी हम देख रहे हैं कि चूंकि प्राइस तो अभी मतलब थोड़ा स्टेबल है, बट अभी हमें सरसों जैसे होने आने वाली है अगला, जब अभी तो सोइंग चल रहा है बट मार्च अप्रैल में। बट पूरी तरह से मार्केट में कहते हैं वल्नरेबल जो सिचुएशन बोलते हैं कि आप एक्सपोज्ड हो मार्केट के रिस्क में। हमें समझना होगा कि जो एफपीओज है, जो उनके जुड़े हुए किसान है, एफपीओज का जो कैपिटल बेस है, उनके पास जो पूंजी है वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि बड़े छोटे पूंजी से वो किसानों से 1,000 रुपए लेकर के वो पैसा 2,000 रुपए लेके इकट्ठा करते हैं, फिर सरकार उनको कुछ ग्रांट देती है, तो ओवरऑल 10-15 लाख रुपए से ज्यादा वो पूंजी होती नहीं है। और उस पूंजी में कोई एफपीओ जोखिम लेने की, बाजार का जो जोखिम है उसको सहन करने की उनके पास क्षमताएं नहीं होती है। तो अभी तो स्थिति थोड़ी खराब हुई है क्योंकि कोई दूसरे ऑप्शंस हमारे पास नहीं है। यद्यपि अभी सरकार के स्तर पे चर्चाएं हो रही है और नाबार्ड जैसे संस्थान जो है, एनसीडीएक्स भी बात करें, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के एवेन्यू दोबारा खुले। पर अभी सरकार ने प्राइस को लेकर के अभी वर्तमान में तो ये है कि जो कन्वेंशनल जो सिस्टम है, जो रिस्क आधारित है, जो जोखिम आधारित है, वही, उसके अलावा अभी कुछ है नहीं वर्तमान में। प्रहलाद जी, आप हिंगोली बेल्ट से आते हैं, प्रेसिडेंट है सूर्या एफपीसी के। प्रहलाद जी, आपसे मेरा सवाल होगा, हल्दी के दाम मुझे याद है अप्रैल के आसपास 7,000 रुपये के आसपास हो रहा था, उसके बाद 15-16 हज़ार के वो ऊपर चले गए। और वो हल्दी का बड़ा बेल्ट है, इतना उतार चढ़ाव होता है तो दोनों तरह के रिस्क होते हैं। जिनके पास माल है उनको तो ठीक है, फायदा उनको हो जाएगा। जिनको बाकी माल आगे खरीदना है, फिर अचानक से दाम इतने बढ़ गए, उनके लिए वायदा बाजार का प्लेटफॉर्म कितना कारगर होता है? एपीओज के तौर में वहां के किसानों को कितना फायदा हुआ एपीओज की वजह से? सर देखो, ये जो बाजार है, बाजार का जो प्लेटफॉर्म जो ये जो एनसीडीएक्स का डीएक्स का वायदे बाजार का जो प्लेटफॉर्म है, इसके वजह से जो भी फ्यूचर मार्केट के बारे में जानकारी मिलती है और ये जानकारी मिलने की वजह से आगे क्या होने वाला है इसका एक अंदाज किसान को आता है। और वो जो ट्रेड करने की बात है तो एफपीओ के माध्यम से वो हो सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल जो किसान है, जैसे अभी बात चली कि छोटा किसान जिसका लैंड होल्डिंग ही कम हुआ है, वो ज्यादा बड़े पैमाने में काम नहीं कर सकता और लॉट नहीं लगा सकता, तो एफपीओ के माध्यम से वो लगा सकता है। रही बात जो छोटे अभी जो सीजन के टाइम में जो पिछले टाइम भाव कम थे, बाद में भाव बढ़े,
तो ये जो भाव है बढ़ना नीचे आना, ये जो है एक एफपीओ के माध्यम से एक ऑप्शन जो है हमारा पुट ऑप्शन के माध्यम से भी हम इसको एक कवर कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो भाव बढ़ने के फ्यूचर का जो वायदा है हम बाय कर सकते हैं, और बाय करके भी हम कवर कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसे कहा गया कि मार्जिन मनी डालने के लिए जो भी करना वायदा लेना है, तो इसके लिए जो कैपिटल की कमी है एफपीओ के पास, तो एफपीओ का जो लिमिटेड कैपिटल है उसमें काम करने के लिए उनको बहुत सारी दिक्कतें जाती है। लेकिन उसमें भी कुछ रास्ता निकाल के एफपीओ रन कर रही है। अगर गवर्नमेंट के माध्यम से जितना गवर्नमेंट एफपीओ को बढ़ावा दे रही है, वैसे ही अगर कुछ काम करने वाली को अगर अच्छा खासा सपोर्ट मिले और एक एक मॉडल खड़े कर दे, तो मेरे ख्याल से जो नई एफपीसी आने वाली है उनके लिए एक रोड मैप बन जाएगा, उनके लिए दिशा हो जाएगी। और कुछ मॉडल ये करने के लिए एफपीओ को खड़ा करने के लिए कि शासन गवर्नमेंट के माध्यम से ये कुछ कदम उठाए जाए, यही मैं चाहता हूँ। क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम है कैपिटल, जो भांडवल की कमी, ये एफपीओ का बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। और जो कंपनियां, जो किसान है, किसान को व्यवसाय मालूम नहीं था, लेकिन एफपीओ के माध्यम से बिजनेस मालूम हुआ। लेकिन इसके लिए एक ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत फायदेमंद रहा, ये इस वायदे बाजार का। क्योंकि अगर बाहर अगर कहीं बेचने जाए तो किसी के साथ जुड़ना इतना संभव नहीं था जितना वायदे बाजार से संभव है। क्योंकि वायदे बाजार में हमने देखा है, हम खुद ट्रेड करते हैं, तो कौन खरीद बायर है, कौन सेलर है, किसका कुछ पता नहीं होता। खाली जो क्वालिटी जी। पैरामीटर है, क्वालिटी जी। पैरामीटर के माध्यम से बिल्कुल। माल तो की बाय सेल होती जागरूकता है। फैलाने के लिहाज से, हैंड होल्डिंग के लिहाज से प्रहलाद जी, आपने कहा कि ये जो प्लेटफॉर्म है, जो एफपीओ कनेक्ट है, वो काफ़ी हद तक काम आया है। लेकिन कपिल, जो चैलेंजेस यहाँ पर बता रहे हैं प्रहलाद साहब भी, थोड़ा सा उसी पर मैं विस्तार से बात करती हूँ। एक तो मुझे समझना है कि आर्थिक तौर पर कितनी मदद यहाँ पर की जा सकती है किसानों की, और जो वर्किंग एफपीओस हैं उनको अगर हम छोड़ दें और बाकियों को जो पैसों की किल्लत हो रही है, उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ मंशा है? देखिए, जो एफपीओ बनाने का पर्पस ये है कि हर एस्पेक्ट से उनकी मदद की जा सके, चाहे वो इनपुट परचेज है, मशीनरी परचेज है, उनका एक्सेस टू फाइनेंशियल मार्केट है, यानी कि उनका जो बैंकिंग है, क्रेडिट जो उनको चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए, और साथ में किस तरीके से वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको अच्छे भाव पे बेचा जा सके। हम लास्ट पार्ट से कनेक्ट करते हैं जी। और हमें लगता है कि अगर फार्मर इनकम को प्रोटेक्ट किया जा सके, बाकी सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे अपने आप रिजोल्व हो जाएंगी। क्योंकि वो जो भी कर रहा है उसकी इनकम कितनी आ रही है उससे, और जो भी वो कर रहा है वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ फार्मर खेती करता है कि हमें ये फसल लगानी है, हमें इतना प्राइस मिलेगा, इतना रिटर्न मिलेगा, उस हिसाब से सब कुछ प्लान होता है। तो अगर हम उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर सके, बाकी सब चीज़ें धीरे धीरे ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। अगर मेरे को अच्छा रिटर्न मिलेगा तो मैं अच्छी प्रैक्टिसेस करूँगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा तो मैं अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाऊंगा, अच्छे तरीके से बार्गेन कर पाऊंगा। डेरिवेटिव्स मार्केट में पार्टिसिपेशन के लिए हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं सेबी के साथ। ठीक है। जैसे कि एफपीओ के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस हैं। पर फर्स्ट जो उनका अकाउंट ओपनिंग से शुरू हो जाता है, जो उनको क्योंकि वो एफपीओज हैं, धीरे धीरे अभी इवोल्व हो रही हैं, तो बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए गए हैं। किसी तरह का कोई चार्जेस एफपीओज की ट्रेडिंग पे नहीं लगता है। मार्जिन का जैसे कि अभी बताया, तो मार्जिन के लिए भी एफपीओज को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है कि अगर आपके पास कमोडिटीज़ हैं जो आप एक्सचेंज में डिलीवर करना चाह रहे हैं, तो आप उसको डिलीवर कर दीजिए, डिपॉजिट कर दीजिए, तो फिर उसके बाद एक फैसिलिटीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं अर्ली पे इन फैसिलिटीज़। अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको मार्जिन भी नहीं देना पड़ेगा। उसके अलावा भी आई थिंक ये कहीं पर भी नहीं होता है कि जो M2M होता है मार्केट में, एफपीओज का M2M भी एक्सचेंज के सिस्टम के थ्रू मैनेज होता है अप टू सर्टेन क्वांटिटी, क्योंकि उनके लिए अगेन वर्किंग कैपिटल का बहुत सारा इश्यूज होता है। और उसके अलावा डिपॉजिट करने के लिए एफपीओज को बहुत सारे इंसेंटिव या सब्सिडी या सपोर्ट, जो भी आप बोलेंगे, सेबी की तरफ से एक्सचेंज को इंस्ट्रक्शन है। तो अगर वो अपना मटेरियल अपने प्लेस से एक्सचेंज के वेयरहाउस में लाते हैं तो ट्रांसपोर्ट पे डिस्काउंट मिलता है, पैकेजिंग उनको करनी पड़ती है, उसके ऊपर उनको डिस्काउंट मिलता है, सब्सिडीज़ मिलती हैं। जो क्वालिटी टेस्टिंग होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है एफपीओज के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे हमें लग रहा है कि इसको करने से फार्मर्स का जो है पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, वो हम कर रहे हैं। और
हर फेज में हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है कि अभी ये करेंगे तो शायद और होगा, Okay. ये करेंगे तो शायद और होगा। तो वो चल रहा है। अभी हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पायलट प्रोजेक्ट किया था जिसमें हमने एफपीओस को पुट ऑप्शन खरीद के दिए थे। तो सेबी के साथ मिलकर हमने ये डिस्कस किया कि फाइनेंशियल मार्केट किस तरीके से, जो हम ये डबलिंग फार्मर इनकम की बात कर रहे हैं या प्रोटेक्टिंग फार्मर इनकम की बात कर रहे हैं, कैसे हम, इतना बड़ा मार्केट है, बिल्कुल। कैसे हम साइंटिफिक सॉल्यूशन, मार्केट ड्रिवन सॉल्यूशन दे सकते हैं जहाँ पे परचेज भी नहीं करना पड़े, फार्मर को किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं रहना पड़े, और मार्केट टेक्नोलॉजी का भी काफी मदद ली है आपने। टेक्नोलॉजी, यस, और मार्केट के जो डिमांड सप्लाई है उसके ऊपर भी फर्क नहीं पड़े। तो हमने एक पायलट चलाया, हमने 41 एफपीओस को पुट ऑप्शन खरीद के दिया जिसका प्रीमियम एक्सचेंज और सेबी ने मिलके सब्सिडाइज किया। अच्छा। और जैसे ही आप पुट ऑप्शन खरीदते हो, जब आप किसी फसल को की बुआई कर रहे हो, आपके पास एक फ्यूचर चल रहा होता है जो कि हार्वेस्ट टाइम का फीचर्स होता है। तो जैसे अभी 1 महीने के बाद लेट से आप, या चने की बुआई अभी चल रही है, तो अप्रैल का अगर चना है तो आपको पता है कि उस सीजन में क्या प्राइस चल रहा है। बट नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जैसे हम अराइवल की तरफ जाते हैं, प्राइसेस गिरते चले जाते हैं। तो अगर किसान ने 5,000 भाव देख के लगाया है, हो सकता है उसको 4 मिले, क्योंकि वो अराइवल टाइम है, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइसेस कम होगा, और नॉर्मली ट्रेंड यही रहता है। तो हम बोलते हैं कि जब आप सोइंग कर रहे हैं तभी आप पुट ऑप्शन ले लीजिए, एक प्रीमियम देना पड़ेगा जो हमने सब्सिडाइज किया। तो आपका एक प्राइस लॉक हो गया, अगर गिरेगा तो आपको एक्सचेंज सिस्टम से मिल जाएगा, और अगर प्राइस ज़्यादा रहते हैं तो आप मार्केट में जाकर बेच सकते हैं। तो दोनों साइड हमने प्रोटेक्ट किया, अपॉर्चुनिटी लॉस भी नहीं हुआ और फार्मर का प्राइस भी लॉक हुआ। तो ये सब चीज़ें इनिशिएटिव हम धीरे धीरे ले रहे हैं, और भी बहुत सारे डिस्कशन रेगुलेटर के साथ, गवर्नमेंट के साथ, या ऐसी जितनी भी एजेंसीज़ हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो, नाबार्ड हो, या बहुत सारे रिसोर्स इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे जीविका है, टेक्नोसर्व है, CSR एजेंसीज़ हैं, सबके साथ हम डायरेक्टली कनेक्ट इस्टेब्लिश कर रहे हैं। एग्री इनपुट कंपनीज के साथ हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उनकी जो रीच है वो बढ़ाया वहाँ, उनके थ्रू हम अवेयरनेस बढ़ाएं और उनके सपोर्ट से हम फार्मर्स को फाइनेंशियल मार्केट में लेके आ सकें। ओके, बिल्कुल ज़रूरी भी है, उसका दायरा बढ़ेगा तो किसानों तक हम, जो किसान आखिरी कड़ी हैं, एफपीओ के जरिए जो फायदा होगा वो किसानों का ही होगा। अनिल घनवर जी, आपकी डिमांड क्या है? एफपीओ